Hi everyone and welcome back to our channel. After your request about आंसर राइटिंग मैंने सोचा कि आपके साथ में प्रैक्टिकली एक आंसर डिस्कस करती हूँ, एक दो आंसर्स डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने होते हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पढ़ तो लिया दीदी लेकिन अब पता नहीं है कि लिखना कैसे है। सो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू राइट अ केस लॉ बेस्ड आंसर। सो यहाँ पर जब आपको नहीं समझता है कि कैसे आंसर लिखना है, जस्ट फॉलो अ 3 पैराग्राफ रूल। सो 3 पैराग्राफ रूल मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा दैट वुड बी इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप आपका जो सेक्शन नंबर है और जो उसका प्रोविज़न है वो आप कोट कर सकते हो। उसके बाद का जो पैराग्राफ है दैट वुड बी एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे जो पूछा है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो वो प्रोविज़न को। और लास्ट में आपको आपका कंक्लूजन देना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि बताओ ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है या नहीं, या मिस्टर ए को क्या करना चाहिए या मिस्टर बी को क्या करना चाहिए, तो वो आपको यहाँ कंक्लूजन में लिखना होता है। अब आप बोलोगे दीदी ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, एक बार प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन हमें सॉल्व कर कर बताइए। तो लेट्स हैव अ लुक। आज हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड आई जस्ट होप दैट दिस हेल्प्स यू टू नो कि कैसे आंसर को सॉल्व किया जाता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। मिस्टर पी, द डायरेक्टर ऑफ PQR Private Limited, is in a dilemma as to whether they fall under the category of small company। तो यहाँ पर बेसिकली वो लोग पूरी पंचायती लिखते हैं कि अरे मिस्टर पी है, वो ये वाले इसके डायरेक्टर है, उनको नहीं पता है कि वो स्मॉल कंपनी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो what about the benefits of small company। You being the company secretary of PQR Limited, एक्सप्लेन स्मॉल कंपनी एंड इट्स बेनिफिट्स। अब जैसे ही हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम आंसर लिखने वाले हैं, सो व्हाट डू दे राइट। जैसे मैं खुद ये मिस्टेक करती थी, बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ PQR लिमिटेड, क्योंकि दीदी ये तो हमारा ड्रीम है ना कंपनी सेक्रेटरी बनना। अब ये जब बना रहे हैं तो हम भी बोल देते कि हाँ भाई, इनके कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते हम उनको ये सजेस्ट करते हैं या हम उनको ये बताते हैं। नो, ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने 2 चीज़ें पूछे, ये आपको समझना है कि स्मॉल कंपनी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो हम लोग कैसे आंसर की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्मॉल कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। यस, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, उसके बाद हम लोग उसको डिफ़ाइन करेंगे कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बेनिफिट्स एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप स्मॉल कंपनी में रजिस्टर्ड होते हो, तो मतलब अगर आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आते हो तो फिर आपके ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, starting with the definition of small company. Here we go. The definition of small company under section, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, as per section 2 subsection 85, read with rules, read with company rules। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सेक्शन नंबर नहीं आता है, तो हम ऐसा लिखते हैं as per the relevant provisions ऑफ कंपनीज एक्ट, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, सो दे एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल द सेक्शंस स्पेशली फॉर कंपनी लॉ। फिर हम ऐसा करके लिखेंगे स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जिसमें 2 चीज़ें होती है। आप इसको नॉर्मल पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके भी लिख सकते हो, जिसका पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज़। अब जैसे ही आपने ये मेंशन किया ना, इसको अंडरलाइन कर दो कि पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपीज़, विच शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज़, इसको आप अंडरलाइन कर दो। एंड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, turnover of which as per P&L for the immediately preceding financial year does not exceed 40 crore rupees। आप इसको भी अंडरलाइन कर दो, इससे क्या हो जाएगा, देखते से ही पता चल जाएगा। ये एक लाइन में, ये एक लाइन छोड़कर फिर दूसरे लाइन में। यस,
उसके बाद वील एक्सप्लेन, जैसा डेफिनेशन है सेम वैसा आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी, क्या क्या बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनी के। तो अ प्राइवेट कंपनी दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि ये क्या है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, तो ये तो हमको पता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। दैट कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी एंजॉयज नंबर ऑफ बेनिफिट्स एंड लेसर कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज। तो क्या क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहला फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये आपने हेडिंग दे दी, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब आप यहाँ लिख लो ना कि अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो ऑफ अ प्राइवेट कंपनी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी कैन बी साइन बाय CS, और वेयर देयर इज नॉट अ कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। फिर बोर्ड रिपोर्ट जो कि एक एवरेज फॉर्म रहता है, वही अगर आप फाइल कर देते हो तो भी चलता है, आपको अलग से एनुअल रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तामझाम नहीं करने पड़ते हैं। फिर बोर्ड मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट की तो भी चल जाता है फॉर अ स्मॉल कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। तो आपको बस ये हेडिंग्स देने हैं, ये सब हेडिंग्स देने हैं और एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। यस उसके बाद रिड्यूस पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस की, अगर जितना भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है उसका सिर्फ हाफ आपको पे करना पड़ेगा, वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हो ई फॉर्म्स। और फिर आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, सच अदर बेनिफिट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट थिंग टू राइट कि और जो भी प्रिस्क्राइब किया होगा वो सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो इसमें तो सभी कुछ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बस 2 बेनिफिट्स लिखे और फिर हमने लिख दिया कि और जो भी आता है वो आप समझ लो, नो। आप यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 5 पॉइंट्स एंड देन यू कैन गिव अ पॉइंट कि और भी अगर कोई ऐसे बेनिफिट्स होंगे तो वो भी, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर शुड बी। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज, Parshva was appointed as statutory auditor of Parshvi Limited, a non-government company, at the annual general meeting held on 30th September 2023. He has resigned after 2 months as he wanted to discontinue the practice and surrendered his practice and joined a multinational company. इन्होंने एक multinational company join कर ली। एक्सप्लेन, देखो ये सारी जो चीज़ें आपको लिखी हुई है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है कि उसने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उसको COP उसका सरेंडर कर देना था, क्योंकि उसको मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना था, ये कुछ भी हमारे काम की बात नहीं है। Explain how the new auditor will be appointed by Parshvi Limited and the conditions to be complied with in this regard. अब यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना सारा दिया ही क्यों है, जब इतना सारा तो कुछ काम का ही नहीं है। हम उसके एंगल से सोचते, पार्श्व के एंगल से सोचते, हमें कंपनी के एंगल से सोचना है कि अगर कंपनी को एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वो कैसे कर सकती है। अब सबसे पहली बात तो उसने क्या किया है, रिज़ाइन किया है, यस आफ्टर 2 मंथ्स। तो जब भी कोई रिज़ाइन करने से अपनी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट छोड़ देता है तो उसे क्या करना होता है, ये आप पहले तो सोचो। यस उसे क्या कहा जाता है, उसे कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है, वो आप सोचो। और जैसा कि हमने रूल बनाया है 3 पैराग्राफ रूल, बस वही हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। एक बार हम लोग देखते हैं और क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं वो भी आप सोच लो, दैट्स इट। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग सेक्शन नंबर्स कोट करते हैं, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। एज पर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ पावर टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ ऑडिटर विद इन 30 डेज। अगर कोई रिजाइन करता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, कैजुअल वैकेंसी के लिए जो वो वैकेंसी है वो फिल कर सकते हो। यस अच्छा, any vacancy arising in the office of auditor due to any other reason except on account of expiry of his term is known as casual vacancy। देखो अगर टर्म ही खत्म हो गया है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर और कोई रीज़न की वजह से वेकेंट है ऑफिस तो उसे क्या कहा जाता है, कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट क्लिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। यस सो इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, देखो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, दिस वाज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जहाँ पे हमने सेक्शन और प्रोविजन बताया। अब ये सेकेंड पैराग्राफ है जहाँ पर हम लोग वो पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की वजह से हुआ और हमारे प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। So in case of casual vacancies occurred due to resignation of auditor, such appointment shall be approved by the general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board. Appointment of auditors to fill casual vacancy shall be made after taking into account the recommendation of audit committee. अगर वो कंपनी के अंदर audit committee है तो obviously पहले वो recommend करेगी और उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद ही वो बोर्ड के पास आएगी, फिर बोर्ड रेकमेंड करेगी, फिर जनरल मीटिंग उसको अप्रूव करेगी. यस, सिंपल है. द न्यू ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM. ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आना ही चाहिए. तो हमने यहाँ क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी है या क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स है जो आने ही चाहिए, जैसे कि ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसे कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है, ये एक कीवर्ड है. फिर रेजिग्नेशन अगर इसकी वजह से है तो 3 मंथ्स में हमें क्या करना है, जनरल मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव करना है. ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपके आने चाहिए. इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो एब्सोल्युटली, लेकिन क्योंकि ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है इसीलिए यूजुअली ये पैराग्राफ फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा. ऑल राइट. The new auditor shall hold the office till the conclusion of the next AGM. Written and signed consent and certificate shall be obtained from the auditor stating the appointment shall be in accordance with the conditions as may be prescribed. जैसा लॉ में बोला गया है वैसा हम कर लेंगे. ये जो शब्द है ना, विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अरे बहुत कमाल का शब्द है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा हर जगह यूज़ करने के लिए. यस, अब कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है हम लोग वो एक बार देख लेते हैं. सो रिजाइनिंग ऑडिटर शैल फाइल फॉर्म ADT3 with the company and ROC along with valid reasons within 30 days of the date of resignation. The company shall file a notice of appointment in form ADT1 with the registrar within 15 days of the company. ये देखिए काम की बातें कितनी है, बस इतनी सी है. जितनी भी सारी काम की चीज़ें वो बस यहाँ पर लिखी हुई है. यस, तो हमें यहाँ कहीं हमने मेंशन नहीं किया कि पार्शवी लिमिटेड को ऐसा करना पड़ेगा या वैसा करना पड़ेगा. आपको बस क्या पूछा था कि एक्सप्लेन हाउ न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड और क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. तो यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने सारी कंडीशंस बता दी और इसमें हमने बता दिया कि क्या प्रोसीजर करना है. यस, रिजाइनिंग ऑडिटर को ADT3 फाइल करना पड़ेगा ROC के पास विद इन 30 डेज और हमारी कंपनी क्या फाइल करेगी, अपॉइंटमेंट का नोटिस करेगी विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग जहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है. यस, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आई जस्ट होप दैट ये जो हम लोगों ने 2 आंसर्स अभी अभी देखे उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा, थोड़ा सा समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको आपके आंसर्स लिखना है. अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो ये वाले वीडियो को लाइक करना, ये वाले वीडियो को अपने CS वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट ज़रूर से करना और मुझे बताना कि और कौन से वीडियोस है जो आपको देखने हैं. ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. हैव अ वेरी गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू.